आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले कुछ लेक्चर वीडियोज़ में हमने फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को देखिए हमने वहाँ पे नोट किया था, उसका जो दूसरा नाम हमने नोट किया था वो था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो ए प्रायरी का क्या मतलब है, क्यों इसे ए प्रायरी कहा जाता है, इसे थोड़ा सा हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हो रहा था। हम क्या कर ले रहे थे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने से पहले ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे हमने कहा कि हम पासा फेंकेंगे तो पासे में 6 आने का चांस, हमने पासा फेंका नहीं, हमने अज्यूम किया कि पासा फेंकना क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट बिना कंडक्ट हुए ही हमने क्या कर लिया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो अब हम सेकंड डेफिनेशन की ओर जा रहे हैं। तो हमने देखा था वहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस थी। हमने क्या लिमिटेशन वहाँ पे डिस्कस की थी, आप रिकॉल करेंगे, वो लेक्चर वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमने नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने जब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन किया तो हमने कहा था भाई वहाँ पे क्या है, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, उसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और जो इवेंट्स होंगे वो साथ में क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स भी होंगे। तो अब जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं उसकी तो सीधा सीधा कंडीशन है, जो भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनका कलेक्टिवली हम उसे क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट या कोई भी ट्रायल है उसके जो इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा था कि वहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो आप देखते हैं यूनिवर्स में इक्वली लाइकली इवेंट्स बहुत कम केसेज में होते हैं। इसका एग्जांपल भी हमने दिया था कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें आपके पास होने का चांस और फेल होने का चांस इक्वली लाइकली नहीं होगा, 50% चांस नहीं हो सकता है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपके पास होने का चांस क्लोज टू 100 हो जाएगा, 80% या 90% हो जाएगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की है तो आपका पास होने का चांस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट्स म्यूचुअली इक्वली लाइकली नहीं हैं। तो इस तरह के केसेस में, और इसी के साथ जब इवेंट्स हमारे फाइनाइट नहीं होंगे तो उस केस में भी हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करके अपनी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो लिमिटेशंस हमने वहाँ पे डिस्कस भी की थी। तो अब इस तरह के केसेज में जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो रहा है, उसके दो पॉसिबल आउटकम्स हमें पता हैं। तो अगर इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक साइंटिस्ट थे एनरिक, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, 1000 टाइम्स एक सिक्कों को उछाला। तो वही ट्रायल उन्होंने, जैसे एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि एक बार 1000 सिक्के उन्होंने उछाले, उसी तरह से उन्होंने टोटल 10 इस तरह के 10 ट्रायल परफॉर्म किए। तो हर ट्रायल में देखा उन्होंने जो हेड आने का चांस था वो क्लोज टू 1/2 रहा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करते हैं वो प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो किस तरह से हम इसे डिफ़ाइन करते हैं ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके साथ नेक्स्ट डेफिनेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो देखते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं और ये होती क्या है। तो जैसा मैंने कहा कि जब हमारे पास ट्रायल्स में इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे तो उस केस में हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना होगा। जैसे मैंने कहा भाई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास होने का चांस क्या है, फेल होने का चांस क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रायल करने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रायल। अब मैंने क्या किया, 100 बच्चों को ले लिया
तो 100 बच्चों को मैंने कहा भाई आप उनको एक थॉरो 6 मंथ का कोर्स मैंने कंडक्ट किया उनके लिए। तो उस कोर्स के बाद उनका एग्ज़ाम लिया गया, तो हम देखेंगे कितने इंडिविजुअल 100 में से पास हो रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगी, पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जैसे हमें पता चला भाई 100 में से 80 स्टूडेंट जो हैं हमारे पास हो गए, तो हम कहेंगे हमारा जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है पास होने की, वो कितनी है, 80% है। तो इस तरह के एग्जांपल्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसके बेसिस पे हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कोई इवेंट है मेरे पास सपोज़ ई, तो हमने क्या किया, n ट्रायल्स हमने कर लिए। सपोज़ हमने क्या किया, n ट्रायल्स किए और हमने देखा भाई ये इवेंट क्या है, इवेंट इन n ट्रायल्स में से m ट्रायल्स में रिपीट हुआ है। जैसे हमने क्या किया, 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया और हमने इसमें से देखा कि सपोज़ अप्रॉक्सीमेटली 505 टाइम्स हमारा क्या आया, हेड आया। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा तो वो कितना हो जाएगा, 505 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/2। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कंडक्ट किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, 1000 कॉइन एक बार में आपके टॉस किए, तो उसमें से उन्होंने देखा कि 505 टाइम्स हेड उनका अकर हुआ। इसी तरह से सेकंड में उन्होंने फिर वही होमोजीनियस कंडीशंस पे दोबारा आपका ट्रायल कंडक्ट किया, तो उसमें भी उन्होंने 1000 कॉइन टॉस किए, तो उसमें से देखा कि 502 टाइम्स हेड आया। तो इस तरह से जब उन्होंने टोटल 10 ट्रायल कंडक्ट किए तो जो टोटल वैल्यू आई वो आई 5079, यानी टोटल आउट ऑफ 10,000 ट्रायल्स में से 5079 टाइम्स हमारा हेड आया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हुई। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 1/2 है। तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी हम इस तरह के केसेज में कैलकुलेट करते हैं, तो एक प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाई एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, या इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने कहा भाई इफ़ इन n ट्रायल्स ए इवेंट E अकर्स m टाइम्स। तो कैसे हम नोट कर रहे हैं, देखिए नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, इफ़ इन n trials an event E occurs m times then the probability of E is given by limit n tends to infinity m divided by n। तो ये क्या है, जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थी हमारी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थी फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस। तो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो उसका लिमिटिंग फॉर्म है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हैं, लार्ज हैं, इंडेफिनेटली लार्ज ट्रायल्स हम कंडक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है वो इवेंट कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी उस केस में हो जाएगी m डिवाइडेड बाय n। जैसे हमने इस केस में किया, हमने क्या करना था, किसी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के पास होने का चांस हमने कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, हमने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, उनको सपोज़ 6 महीने का कोर्स कराया, हमने कहा कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की है। तो उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद हमें पता चला भाई हमारे 1000 स्टूडेंट में से 800 स्टूडेंट पास आउट हुए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई उस केस में, 800 डिवाइडेड बाय 1000। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 80%। तो हम कह सकते हैं भाई जब 6 महीने का कोर्स कराने के बाद हम बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं तो 80% चांस क्या होता है कि बच्चे हमारे पास हो जाएं, और 20% चांस कि ये होता है कि 20% चांस स्टूडेंट्स फेल हो जाएं। तो इस तरह से हम अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब इस डेफिनेशन की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं, पहला जो लिमिटेशन है, देखिए हमने कहा कि जो हम ट्रायल्स करेंगे, अब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, एक ट्रायल हमने किया, दूसरा किया, इसी तरह से टोटल n ट्रायल्स हम कर रहे हैं, जबकि n क्या है, इंडेफिनेटली लार्ज है। तो जो ट्रायल्स हम कह रहे हैं कि हम करेंगे, उन ट्रायल्स की कंडीशन है कि हम उन ट्रायल्स को होमोजीनियस कंडीशंस पे करेंगे, कि जब भी ट्रायल कंडक्ट होगा तो एक जैसी परिस्थितियां हमारे पास होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली एक जैसी परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं। तो पहली लिमिटेशन यही है।
और दूसरी लिमिटेशंस है, जब हम ये लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो हमारा क्या हो सकता है, फिक्स नहीं हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी फिक्स वैल्यू नहीं आ सकती है, हर पॉइंट पे क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। अब ये कैसे होगा इसे भी समझ लीजिए। जैसे आपने पहली बार सिक्का उछाला तो हेड नहीं आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 0/1। फेवर में कितने हैं इवेंट, 0 आया नहीं ना, लेकिन ट्रायल तो एक हो गया, एक ट्रायल हो गया है, हमारा हेड नहीं आया तो 0/1। इसी तरह से सेकंड केस में एक बार हेड आ गया लेकिन ट्रायल कितने हो गए, 2 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। सिमिलरली 3 ट्रायल हो गए लेकिन हेड अभी नहीं आया, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 1/3। तो जो रेशियो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रायल टू ट्रायल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब हमारा n लार्ज होगा तो उस केस में भी हमारा ये रेशियो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ये क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कह रहे हैं इसे। तो सेकंड लिमिटेशन ये है। तो इस तरह की लिमिटेशंस हमारी इस प्रोबेबिलिटी में हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी भी कहीं कहीं पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस में फेल हो जाती है। तो फिर हम अगली डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। तो अब अगली डेफिनेशन क्या है उसे डिस्कस करने से पहले कुछ सेट थ्योरी की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेट थ्योरी में हमने डिस्कस किया था सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो सैम्पल स्पेस हमने डिफाइन किया था द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैम्पल स्पेस को हम S से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो इवेंट्स होंगे उन्हें हमने E1, E2 अप टू En से नोट किया है। तो हमारे पास टोटल कितने इवेंट्स हैं, n इवेंट्स हैं। इसी तरह से हमने क्या किया, एक इवेंट E, तो सेट E हमने डिफाइन किया। तो ये सेट क्या हो सकता है, ये सेट हो सकता है E1, E3 अप टू सपोज En, यानी सेट ऑफ ऑड इवेंट्स। इसी तरह से एक इवेंट हो सकता है A, दिस इज सेट ऑफ इवन इवेंट्स। तो इसको प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक ट्रायल हमने कंसिडर किया रोलिंग ऑफ ए डाई। ये हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स का सेट वो हमारा क्या होगा, इस केस में एक सैम्पल स्पेस होगा। तो ये सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए, इस सैम्पल स्पेस में से मैंने एक इवेंट बनाया A, और ये इवेंट मैंने इस तरह से बना लिया 1, 3, 5। यानी क्या किया, S मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट मैंने लिया A। तो A यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ S है, और ये A क्या एलिमेंट यहाँ से कंसिडर कर रहा है, ऑड एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है, ऑड पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा है। इसी तरह से एक इवेंट B हमने डिफाइन किया। तो ये B हो सकता है 2, 4 एंड 6। तो ये इवेंट B भी क्या है, इस S का एक सबसेट है। इसी तरह से देखिए, एक सबसेट में डिफाइन कर सकता हूँ फाई, विच इज़ नल। 0 मीन्स नल, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारा S से नहीं है। लेकिन ये फाई क्या है, यहाँ पे आप सबको पता है, ये फाई कहलाता है एम्प्टी सेट। और ये एक थ्योरम है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट क्या होता है, हर सेट का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे फाई भी क्या होगा, इस S का एक सबसेट होगा। तो देखिए, इस तरह से हम अपनी सेट थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। S हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जो इवेंट्स हमारे बन रहे हैं, ये इवेंट्स क्या हैं, सारे इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो फाई भी क्या होगा, इस S का एक सबसेट होगा। तो फाई भी क्या है, एक इवेंट है। अब फाई क्या है, नल वेक्टर है, नल वैल्यू होगी यहाँ पे, तो नल सेट होगा। तो देखिए, नल सेट कैसे होगा, जैसे मैंने कहा, मैंने पासा फेंका तो पासा आने में 7 आने का चांस, तो उसका नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, नल हो गया। तो उस केस में वो इवेंट क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी इवेंट होगा, एम्प्टी सेट का इवेंट होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपको पता चल गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इस तरह से ये तो हमारा जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वहाँ से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब आई होप कि आपको सेट थ्योरी समझ में आ गई होगी, कैसे हम यहाँ पे सेट का यूज कर रहे हैं अपने इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस सेट थ्योरी के बेसिस पे हम अपनी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। तो इस डेफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए, एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को हमने यहाँ पे नोट किया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए, एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी सेट थ्योरी पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है तो हमने दो टर्म यहाँ पे यूज की हैं। पहला है फंक्शन और दूसरा है सिग्मा फील्ड। तो पहले इन दो टर्म्स को हम समझ लेते हैं, तो हमें जो बात की डेफिनेशन है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन आपको पता है, फंक्शन क्या है? दो सेट्स के बीच का एक ब्रिज है जो क्या करता है, दोनों सेट्स को कनेक्ट करता है। एक सेट हमारा डोमेन होगा, दूसरा सेट हमारा उसका कोडोमेन या रेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स और कोडोमेन के एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, और ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन बिटवीन टू सेट्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने डिफाइन किया है, ये एक्चुअल में क्या है, एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हमने कहा ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। कहाँ डिफाइन हुआ है? सिग्मा फील्ड में डिफाइन हुआ है। तो कोई भी फंक्शन होता है वो कहाँ डिफाइन होता है, डोमेन में डिफाइन होता है, और उसका रिलेशन कोडोमेन में होगा। तो उसकी वैल्यूज़ कहाँ से निकल के आएंगी, कोडोमेन से निकल के आएंगी। तो आई होप कि फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये एक फंक्शन है जो कहाँ डिफाइन है, सिग्मा फील्ड बी में डिफाइन है। ये बी को हमने थोड़ा सा डिस्टिंक्शन के लिए इस तरह से इसको नोट किया हुआ है। तो बी यहाँ पे सिग्मा फील्ड को नोट कर रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो सिग्मा फील्ड पे अप्लाई हुआ है। अब ये सिग्मा फील्ड क्या होता है? तो सिग्मा फील्ड क्या है? सिग्मा फील्ड इज़ ए क्लास ऑफ सेट विच इज़ क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियंस एंड कॉम्प्लीमेंटेशन। यानी एक ऐसा ग्रुप है सेट्स का जिसमें क्या होगा, सेट्स के बीच का यूनियन भी उसी में इंक्लूडेड होगा और सेट्स का कॉम्प्लीमेंट भी उसी फील्ड, उसी सेट में इंक्लूडेड होगा। जैसे हमने कहा भाई हमारे पास क्या है, एक सेट है A1 जो B को बिलोंग करता है। इसी तरह से A2 एक सेट है जो इस B को बिलोंग करता है। B क्या है, यहाँ पे क्लास ऑफ सेट है। क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ सेट्स है। तो ये A1 और A2 का यूनियन, तो ये भी कहाँ बिलोंग करेगा, इस क्लास B में बिलोंग करेगा। और साथ ही A1 का कॉम्प्लीमेंट ये भी हमारा B में बिलोंग करेगा, और A2 का कॉम्प्लीमेंट ये भी हमारा B में बिलोंग करेगा। इसी तरह से A1 यूनियन A2, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये भी हमारा क्या होगा, B में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A1 यूनियन A2 क्या है, B का ही एक सेट है। तो अगर इस तरह के कंडीशंस ये B, ये क्लास ऑफ सेट B हमारा सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे B हमारा क्या है, एक सिग्मा फील्ड है। तो अब ये ओबियस है कि जो सैंपल स्पेस हमारे पास होता है वो एक्चुअल में क्या है, एक सिग्मा फील्ड होगा। हमने देखा जब सैंपल स्पेस बनाया था हमने रोलिंग ऑफ डाई के लिए, तो जब वहाँ पे हम इवेंट A और इवेंट B का यूनियन लेंगे तो वो भी सैंपल स्पेस में आएगा। A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारा सैंपल स्पेस में आएगा। A और B का इंटरसेक्शन उस केस में क्या होगा, फाई होगा, और फाई हमने देखा था क्या था, S का एक सबसेट था। इसी तरह से A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑड पॉइंट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन पॉइंट्स होगा। तो इवन पॉइंट्स भी हमारा क्या था, S में बिलोंग कर रहा था। तो जो S है वो एक्चुअल में क्या है, एक सिग्मा फील्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सिग्मा फील्ड B। कब डिफाइन होगा, जब ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, इन तीन कंडीशंस को
होल्ड करेगा। अब ये 3 कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन हो गई सिंपल कि जो ए है वो बी में बिलोंग करेगा और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा और एक रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन मीन इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, रियल नंबर्स में होंगी। यानी जो कोडोमेन होगा फंक्शन का, डोमेन तो सिग्मा फील्ड हो गया, जो कोडोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। इज रियल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी। तो ये भी डिफरेंस आपको पता है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव वैल्यूज़। पॉजिटिव वैल्यूज़ में 0 इंक्लूड नहीं होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, 0 भी इंक्लूड करेंगे। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी इस सेट ए में जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए। तो ये हमारी कहलाती है एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। सेकंड कंडीशन हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 1। अब जो सैंपल स्पेस डिफाइंड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। जैसे हमने पासा फेंका तो मैं कहता हूँ भाई पासे में कोई भी नंबर आने का चांस, तो कोई भी नंबर आने का चांस क्या होगा, 1/1 हो जाएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो उसके आने का चांस क्या हो गया, इस केस में 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। दिस एक्सियम इज टर्म्ड एज एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। देन जो इम्पोर्टेंट एक्सियम है वो है थर्ड एक्सियम। अब थर्ड एक्सियम में क्या है हमारे पास, सपोज n इवेंट्स हैं या n सेट्स हैं। ये n सेट्स क्या हैं, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हैं। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग होता है a1 इंटरसेक्शन a2, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी दोनों सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो a1 a2 an हमारे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं जो सिग्मा फील्ड बी को बिलोंग करते हैं। तो इनका जो यूनियन होगा, ये यूनियन भी क्या होगा, बी को बिलोंग करेगा। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने जब इस यूनियन पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई हो गया। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास सपोज 2 इवेंट हैं, एक इवेंट है a1 और एक इवेंट है a2, तो इन दोनों का यूनियन, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, जो a1 और a2 है ये क्या है, आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो a1 a2 अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट हैं तो इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम होता है। तो ये एक्सियम हमारी कहलाती है एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। तो ये 3 तरह की एक्सियम, कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो किसी सेट ए में सिग्मा फील्ड का जो एलिमेंट है उस पर डिफाइन होगा, जब वो क्या करेगा, इन 3 एक्सियम्स को होल्ड करेगा। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सियम प्रोबेबिलिटी डिफाइन की है। तो इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे, क्या क्या थ्योरम्स होती हैं, और उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या थ्योरम्स हैं। तो देखिए जो पहली थ्योरम है यहाँ पे वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 की थी, अब हम इसको एक्सियम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। हमें पता है S यूनियन फाई, S हमारा यूनिवर्सल सेट है, फाई हमारा एम्प्टी सेट है, इन दोनों का जो यूनियन होगा ये S ही आएगा। तो इस पर जब हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, हमने क्या किया, दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई कर लिया। अब हमें ये भी पता है जो S और फाई हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स होंगे। या तो हमारा S ही अकर होगा या फाई ही अकर होगा, दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब S इंटरसेक्शन फाई हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, फाई आएगा। हमने डिफाइन किया था 2 इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। कब होंगे, जब a1 इंटरसेक्शन a2 हमारा क्या होगा, फाई होगा। तो ये हमारा a1, ये हमारा a2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आया, हमारा फाई आया। तो इस केस में देखिए S और फाई हमारे म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट हैं। तो एक्सियम ऑफ एडिटिविटी हमारी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई, यानी इस प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ S, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज़ 1, तो ये 1 - 1 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया पहली थ्योरम। तो यहाँ पे जो फाई होगा ये हमारा कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट, सेट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स।
तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। इसी तरह से सेकेंड जो थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हमें पता है ए यूनियन ए बार, ये हमारा क्या होगा, एक सैम्पल स्पेस S होगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज ये मेरा एक सैम्पल स्पेस S है, इसे मैंने दो डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मेरा A, तो ओबियस है ये मेरा क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है, ए कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट बिलोंगिंग इन ए, यानी ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में नहीं है। तो अब देखिए ए में ये एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे, तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हम देख रहे हैं ए और ए बार दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट होंगे, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इन दोनों का यूनियन हमारा S होगा। तो हम जब इन दोनों सेट्स पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो यहाँ से देखिए एडिटिव प्रोबेबिलिटी से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, दैट इज 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट is given by 1 minus probability of A। तो ये भी आप रिजल्ट याद रखेंगे। तो हमने देख लिया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ phi है वो 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S ये 1 है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है P उसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 तक है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। या तो 0 आएगी, 0 कब आएगी, जब इवेंट इम्पॉसिबल होगा, या 1 आएगी जब इवेंट सर्टेन होगा, या फिर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब देखिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पे नोट करने जा रहे हैं, थ्योरम 3। तो अब देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे और कभी कभी एग्जाम में ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आती है। तो कैसे इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये थ्योरम कहती है कोई भी दो इवेंट हैं ए और बी, अब वो आपस में डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है और साथ ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं। तो हम कहेंगे इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो probability of A union B इस तरह से हमारा डिफाइन होता है। तो कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसे प्रूफ करने के लिए हम वेन डायग्राम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सपोज दो इवेंट हैं हमारे पास, एक इवेंट है A, दूसरा इवेंट है B। तो आप देखिए ये इवेंट, ये पूरा इवेंट हमारा क्या है, एक इवेंट A है। इसी तरह से ये पूरा इवेंट, ये जो गोला हमने बनाया हुआ है ये गोला हमारा इवेंट B है। और जो ये कॉमन पार्ट है, यहाँ पे कॉमन पार्ट A और B में कुछ कॉमन पार्ट है, इसे हम इस तरह से शेडिंग कर देते हैं। तो ये कॉमन पार्ट हमारा है A इंटरसेक्शन B। दो सेट हमारे पास हैं, सेट A एंड सेट B, और इन दोनों में कुछ कॉमन है हमारा A इंटरसेक्शन B। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रूल हम अप्लाई करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये हिस्सा पता करना है कि ये हिस्सा कितना होगा। तो इस हिस्से को हमने इस तरह से नोट कर लिया, इस तरह से सेट कर लिया। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा इस केस में, तो देखिए ये पूरा हमारा B था और ये हमारा क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा हमारा इवेंट A है
तो ये इवेंट क्या होगा हमारा, इस तरह से जहाँ मैं चौक घुमा रहा हूँ, तो ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट और इस B का कॉमन पार्ट होगा। तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो ध्यान से समझिएगा, ये पूरा गोला हमारा इवेंट A, दूसरा गोला पूरा B, इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट A इंटरसेक्शन B, और जो B का बचा हिस्सा है ये क्या होगा, B और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन पार्ट होगा। ये A कॉम्प्लीमेंट हुआ हमारा, तो ये A कॉम्प्लीमेंट और B का कॉमन पार्ट इस तरह से हमने नोट कर लिया। तो अब देखिए इसी वेन डायग्राम का हम यहाँ पे यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो देखिए A इंटरसेक्शन B, सॉरी A यूनियन B, तो ये हो जाएगा A यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B मतलब ये पूरा एरिया, तो ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है हमारा A, ये वाला गोला, और इसके साथ ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा है हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो अब जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे जब हम एक्सियम ऑफ एडिटिविटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि A सेट A और सेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B दोनों हमारे क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये हिस्सा हमारा अलग है, ये गोला हमारा अलग है, तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। तो एडिटिविटी एक्सियम से ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब देखिए इस प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं, कितनी होगी अलग से इसे हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो इवेंट है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इसको हम इस इवेंट B के टर्म्स में नोट कर सकते हैं। तो कैसे नोट करेंगे, देखिए इवेंट B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, इस तरह से होगा। देखिए जो इवेंट B है यानी जो B वाला गोला है ये क्या होगा, इस इंटरसेक्शन, इस कॉमन पार्ट और इस बचे हुए पार्ट का यूनियन होगा। हमने B गोला बनाया था, मैंने जब शुरू में गोला बनाया तो हमने कहा ये पूरा गोला क्या है, हमारा इवेंट B है। तो अब ये इवेंट B दो सेट्स का यूनियन होगा। कौन कौन से सेट का, इस सेट का और इस सेट का। तो हमने इस तरह से इसे नोट कर लिया। तो जब इस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों सेट हमारे क्या हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। A इंटरसेक्शन B और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B दोनों में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। तो जब इस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B ये वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये हमारा एडिशन थ्योरम प्रूफ हो गई। हमने एडिशन थ्योरम को वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ कर लिया। तो इस थ्योरम को आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी को इस तरह से नोट कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारा डिफाइन होगा नंबर्स इन सेट A डिवाइडेड बाय नंबर्स इन सैम्पल स्पेस S। हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, सैम्पल स्पेस में नंबर्स देखेंगे कितने हैं, फिर उस सैम्पल स्पेस से हम एक सेट डिफाइन कर लेंगे, अपना जो भी सेट होगा उस सेट में कितने नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा नंबर्स इन A डिवाइडेड बाय नंबर्स इन S। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये होगा नंबर्स इन B डिवाइडेड बाय नंबर्स इन S। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B
इज इक्विवेलेंट टू नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी सेट डिवाइडेड बाय नंबर्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये नंबर्स हमें क्या करना है, इवेंट्स का सेट हमने डिफाइन करना है, उस सेट के नंबर्स हमें पता चल जाएंगे तो उस सेट की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हमने 200 डिजिट्स लिए हुए हैं 1 से लेके 200 तक, और हमसे पूछा गया है कि जो इंटीजर्स हमने लिए हैं ये इंटीजर्स 6 और 8 से डिविजिबल होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखें यहाँ पे 3 तरह के इवेंट बनेंगे। क्या क्या इवेंट बनेंगे, 6 और 8 हमसे कहा गया है, तो और का मतलब होता है एडिशन। मैं पहले ही बता चुका हूँ, और मीन्स एडिशन, एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन या इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब, और का मतलब हुआ, और मीन्स यूनियन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो देखिए जब 6 और 8 की बात हो रही है तो 3 तरह के इवेंट बनेंगे। जो इंटीजर होगा वो 6 से डिविजिबल होगा, इसका क्या चांस है। जो इंटीजर है वो 8 से डिविजिबल होगा, इसका क्या चांस है। 2 इवेंट हो गए। तीसरा होगा कि जो इंटीजर है वो 6 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होगा, इसका क्या चांस है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जो इवेंट ए है, इवेंट ए होगा डिजिट्स या इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 6, एंड इवेंट बी ये होगा डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अब इसी तरह से एक थर्ड इवेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड 8। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमारे पास इवेंट ए है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, इसी तरह से इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसी तरह से इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो जो सैम्पल स्पेस है हमारे यहाँ पे, हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1 2 अप टू 200। तो नंबर्स इन एस, तो ये हो गए हमारे पास 200। अब हमने देखना है इन 200 इंटीजर्स में से कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जब हम 200 डिवाइडेड बाय 6 कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 33.3, इस तरह की वैल्यू आएगी। तो हम इसका इंटीजर पार्ट ले लेंगे तो हमारे पास 33 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो सेट ए जो बनेगा वो होगा 6, 12, अप टू जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 198। तो टोटल कितने इंटीजर्स ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, वो हैं 33। हमने क्या किया, सीधे सीधे 200 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू आई 33.3। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दिया, तो 33 नंबर्स ऐसे होंगे जो होल डिवाइडेड बाय होंगे 6 से। तो क्या क्या नंबर्स हो गए, 6, 12 अप टू 198। तो नंबर्स इन ए आर 33। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस 200 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 25। तो अब देखिए 25 नंबर्स ऐसे होंगे, इंटीजर्स ऐसे होंगे जो इस रेंज में 8 से डिविजिबल होंगे। तो जो इवेंट बी होगा वो हो जाएगा सेट ऑफ 8, 16 अप टू 192। यहाँ पे 200 हमारा लास्ट डिजिट होगा, 200 भी हमारा 8 से डिविजिबल है। तो 25 नंबर्स ऐसे हैं, इंटीजर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, 8 से डिविजिबल हैं। तो नंबर्स इन बी ये हमारे कितने हैं, 25 हैं। इसी तरह से हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करना होगा। अब ये ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे इंटीजर्स जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हैं। 6 एंड 8 दोनों से डिविजिबल होंगे तो हमें क्या करना होगा, 6 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 6 और 8 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। तो हम क्या करें, इस 200 को 24 से डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा
ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसे डेसिमल इंटीजर पार्ट्स में लेंगे। तो 8 नंबर्स ऐसे होंगे जो इस 24 से डिविजिबल होंगे, और 24 के डिविजिबल्स हमारे क्या होंगे, 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 24, 48, तो जो लास्ट डिजिट होगी वो होगी 192। तो नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 8। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हो जाएंगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस, then probability of A intersection B is numbers in A intersection B divided by numbers in S। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नंबर्स इन ए आर 33 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 200, सॉरी प्लस, और ये माइनस होगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 200। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये हमारा इस केस में आंसर होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हैं और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सब्जेक्ट इंग्लिश ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमने इवेंट ए बना लिया, पासिंग फिजिक्स, और इवेंट बी हमने बना लिया पासिंग इंग्लिश। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फिजिक्स, ये हमें गिवन है फिजिक्स टेस्ट, ये गिवन है 2/3, और पासिंग ऑफ इंग्लिश टेस्ट ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके साथ हमें अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। तो जैसे यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये इवेंट होगा पासिंग फिजिक्स एंड इंग्लिश, यानी दोनों को पास करने का चांस, तो वो भी हमें गिवन है। बोथ ए फिजिक्स टेस्ट एंड एन इंग्लिश टेस्ट इज 14 डिवाइडेड बाय 25, और थर्ड जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है ही पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी, ए और बी। एटलीस्ट का मतलब हुआ ए और बी, यानी वो या तो ए में पास होगा या बी में पास होगा। तो ए यूनियन बी इज पासिंग इन एटलीस्ट फिजिक्स और इंग्लिश। तो ये प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी है 4/5, 4 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ गई है, क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। हमने ए को पासिंग फिजिक्स ले लिया, बी को पासिंग इंग्लिश ले लिया, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसके बेसिस पे ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हमने बना लिया। अब हमें एडिशन थ्योरम यहाँ पे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ 14 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ 4/5 माइनस 2/3 प्लस 14/25। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारा इस केस में आंसर होगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन में क्या करना है,
ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, ए यूनियन बी वाली प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें ए की प्रोबेबिलिटी नोन है, बी की प्रोबेबिलिटी नोन है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी नोन है तो हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 न्यूज़पेपर हैं, तो उन 3 न्यूज़पेपर को पढ़ने वालों का परसेंटेज हमें गिवन है कि भाई पेपर ए को इतने लोग पढ़ते हैं, पेपर बी को इतने पढ़ते हैं, पेपर सी को इतने पढ़ते हैं, और साथ में हमें ये भी गिवन है कि ए एंड बी कितने इंडिविजुअल्स रीड करते हैं, बी एंड सी कितने इंडिविजुअल्स रीड करते हैं, और ए एंड सी कितने इंडिविजुअल रीड करते हैं, और इसके साथ ए बी एंड सी ये तीनों पेपर कितने इंडिविजुअल्स रीड करते हैं। तो हमें पता करना है कि हमारी पॉपुलेशन में एटलीस्ट कितने इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कम से कम एक पेपर रीड करते हैं। तो इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसको हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हमने डिफाइन किया था एडिशन थ्योरम में, तो हम इस इवेंट को ए ले लेते हैं और इस बी यूनियन सी को इवेंट बी ले लेंगे। तो पहले हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको जब एडिशन थ्योरम से मैं लिखूंगा तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस तरह से हम इसे नोट कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, इवेंट ए को ए ले लिया, इवेंट बी यूनियन सी को बी ले लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन थ्योरम अप्लाई की है। अब इस पार्ट को भी हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी में हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इस पार्ट पे हमने एडिशन थ्योरम अप्लाई की तो इतना आ गया। इसको फिलहाल हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब देखिए ये क्वांटिटी क्या मिली हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 इवेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं सेट्स का। तो सेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो इंटरसेक्शन हमारा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं 2 × 4 + 5। जैसा मैंने पहले बताया था, इंटू मीन्स इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मीन्स एडिशन। तो यहाँ पे और को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी है, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 2 × 4 + 2 × 5। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। अब देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये प्रोबेबिलिटी को हम फिर से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट तो हमारा इतना ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ये प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज ए इंटरसेक्शन सी। और इसके बाद
माइनस टर्म होगी तो माइनस टर्म हमारी प्लस हो जाएगी, तो वो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अब यहाँ पे देखें A कॉमन है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इतना हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई इस तरह से। तो अब इसको हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर A को रीड करते हैं कितने हैं 20% हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई 20/100। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर B को रीड करते हैं वो 16% हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई 16/100। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर C को रीड करते हैं वो हैं 14%, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई 14/100। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर A और पेपर B दोनों को रीड करते हैं वो हैं 8%, दैट इज़ 8/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर A और पेपर C दोनों को रीड करते हैं वो हैं 5%। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो पेपर B और C को रीड करते हैं वो हैं 4%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो तीनों पेपर को रीड करते हैं वो हैं टोटल 2%। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स रीडिंग एट लीस्ट वन ऑफ द पेपर्स फ्रॉम A B C यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो इन तीनों में से कम क्या करते हैं एक पेपर को रीड करते हैं, एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 35%, दैट इज़ 35/100 या 0.35। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम 3 केसेज में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए पर्सन ड्रॉज 4 balls from the box at random. Find the probability that among the balls drawn there is at least 1 ball of each color. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए 3 तरह के कलर बॉल हमें गिवन है, उनके नंबर्स गिवन है और हमने क्या किया है 4 बॉल उसमें से निकाली हैं। तो हमसे पूछा गया है जो 4 बॉल हम निकाल रहे हैं उसमें कम से कम क्या हो, एक कलर की हर बॉल हो, यानी कम से कम 3 बॉल ऐसी हों जो डिफरेंट कलर की हों। तो यहाँ पे देखिए ये केस कॉम्बिनेशन की हेल्प से तो सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे एडिटिविटी एक्सियम का भी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने वेज हो सकते हैं बॉल सेलेक्ट करने के, 3 वेज पॉसिबल हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 3 तरह के कलर हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जब भी आपके पास 3 कलर्स हैं और आपसे 3 बॉल निकालने के लिए कहा गया है, तो वो क्वेश्चन तो ईच कलर के लिए आपका क्वेश्चन क्या होगा, सीधे सीधे कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका कलर 3 है लेकिन आपने बॉल 3 से ज़्यादा निकाली हैं और आपसे पूछा गया है कि हर बॉल क्या होनी चाहिए, अलग अलग कलर की होनी चाहिए, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन तो यूज होगा, साथ में एडिटिव एक्सियम भी यूज होगी, एक्सियम ऑफ एडिटिविटी भी हम यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, क्या होगा, इसको हम देखते हैं। हमने किया सपोज़ हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में देखिए 6 रेड बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल हमारे पास 15 बॉल्स यहाँ पे हैं। अब इन 15 बॉल्स के बॉक्स से हमने क्या किया है, 4 बॉल रैंडमली निकाली हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जो 4 बॉल्स हैं इनमें से क्या होना चाहिए, 3 बॉल अलग अलग कलर की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, यानी क्या होना चाहिए, कम से कम इनमें से एक बॉल हमारी ईच कलर की होनी चाहिए। तो उसके
क्या पॉसिबल वेज होंगे। तो देखिए जो टोटल पॉसिबल वेज हैं, टोटल पॉसिबल वेज तो हमारे पास हैं 15C4, यानी हमने क्या करना है, 4 बॉल्स को 15 बॉल में से निकालना है, तो टोटल पॉसिबल वेज 15C4 हमारे पास होंगे। अब जो 4 बॉल्स निकलेंगी इनके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, और वो वेज क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज मीन्स एक ही वे हमारा पॉसिबल होगा। हमारे पास पॉसिबल वेज तो होंगे लेकिन वेज क्या होगा, सिर्फ एक पॉसिबल होगा। तो पहला वे क्या हो सकता है, पहले वे में देखिए हमने क्या करना है, 4 बॉल निकालनी है, तो इन 4 बॉल में से एक बॉल तो रेड होगी कम से कम, एक बॉल कम से कम वाइट होगी, और बची 2 बॉल, वो 2 बॉल क्या होंगी, ब्लैक होंगी। यानी एक बॉल हमारी रेड हुई, एक बॉल हमारी वाइट हुई, और 2 बॉल हमारी ब्लैक हुई। तो पहला पॉसिबल वे ये है। इसी के साथ जो दूसरा पॉसिबल वे होगा वो ये होगा कि 2 बॉल हमारी क्या होंगी, रेड होंगी, एक बॉल हमारी वाइट होगी, और एक बॉल हमारी ब्लैक होगी। दूसरा पॉसिबल वे ये है। और तीसरा पॉसिबल वे क्या है, एक बॉल हमारी रेड होगी, 2 बॉल हमारी वाइट होंगी, और एक बॉल हमारी ब्लैक होगी। तो 3 तरह के पॉसिबल वेज हैं, और तीनों वेज क्या हैं यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जो पहला वे है, पहले वे को मैं सपोज ए कह लेता हूँ, तो ए में क्या होगा, ए में होगा 1 रेड, 1 वाइट एंड 2 ब्लैक। तो पहला वे हमारा ये होगा। इसी तरह से दूसरा वे बी मैंने कहा, तो दूसरा वे बी होगा 1 रेड, 2 वाइट एंड 1 ब्लैक। और जो तीसरा वे होगा सी, वो होगा 2 रेड, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। तो इतने पॉसिबल वेज में हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट ईच कलर की बॉल हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब ये तीनों ए बी सी, ये तीनों इवेंट आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो कैसे इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यानी ये प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जबकि यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो एक्सियम ऑफ एडिटिविटी की हेल्प से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा। तो पहला इवेंट हमने कहा भाई, पहले इवेंट में क्या होगा, जो 4 बॉल हमने निकाली हैं वो 4 बॉल में से एक बॉल हमारी क्या होगी, रेड होगी, एक वाइट होगी, 2 ब्लैक होंगी। अब जैसा हमने बताया, एक बॉल अगर रेड है तो ये कितने रेड में से निकलेगी, 6 में से निकलेगी। तो इसके निकलने का चांस 6C1 वेज में ही निकल सकती है, चांस नहीं होगा, वेज होंगे। 1 बॉल आउट ऑफ 6 हम कैलकुलेट करें तो कितने वेज में एक रेड निकल सकती है, 6C1। इसी तरह से एक वाइट कितने वेज में निकलेगी, 4C1 एंड 2 ब्लैक 5C2। तो इस तरह से पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, पहले इवेंट का पॉसिबल वेज आ गए 6C1 इंटू 4C1 इंटू 5C2। तो ये तो हो गए फेवरेबल वेज। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल वेज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 6C1 4C1 5C2 डिवाइडेड बाय 15C4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, जो एक रेड निकली है वो 6 रेड में से निकलेगी। तो ये 6C1 इंटू 4C2 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय 15C4 प्लस। अब थर्ड जो पॉसिबल वे है वो है 2 रेड 1 वाइट 1 ब्लैक। अब जो 2 रेड होंगी वो 6 रेड में से निकलेंगी, तो 6C2 4C1 एंड 5C1 डिवाइडेड बाय 15C4। तो ये इस केस में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इस प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये तो क्वेश्चन थे हमारे बेस्ड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने एक पासा फेंका, तो पासे में जो सैंपल स्पेस हुआ वो हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया। मैंने कहा भाई आप जब पासा फेंक रहे हैं तो पासे में 3 आने का क्या चांस होगा जब मुझे पता है कि मेरे पासे में ऑड पॉइंट्स आए हैं। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर क्या है, एक कंडीशन अप्लाई हुई है। मैंने क्या किया है, पहले ही एक कंडीशन अप्लाई की हुई है। तो किस तरह की कंडीशन है, देखिए मैंने कहा भाई जो पासा हम फेंक रहे हैं इसमें 3 आने का क्या चांस होगा जब मुझे पता है कि पासे में क्या आए हैं, ऑड पॉइंट्स आए हैं। तो देखिए ऑड पॉइंट्स का जो इवेंट है ए, इस ऑड पॉइंट का इवेंट क्या है, 1 3 5 है। अब जो इवेंट मेरा एक्चुअल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करनी है वो मेरा क्या है, b है। तो ये b कितना है, ये b है 3। अब इस b की प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम नोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a। यानी मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई आपसे जो 3 आने का चांस है वो क्या है जब आपके पासे में ऑड पॉइंट्स आए हैं, यानी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन इट इज नोन दैट a इज ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पे a मेरा वो इवेंट है जो पहले ही हो चुका है, और अब मुझे क्या करना है, इस b की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस b की प्रोबेबिलिटी आप कहोगे भाई कितनी होगी, 1/3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि फेवरेबल इवेंट सिर्फ 1 है और पॉसिबल इवेंट क्या है, इस केस में 3 हैं। तो जो पॉसिबल इवेंट हैं वो कहाँ से निकल के आए, वो कंडीशन के बेसिस पे निकल के आए। मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस मुझे गिवन था, मैंने सैंपल स्पेस में कंडीशन अप्लाई की। मैंने कहा भाई कंडीशन क्या है, जो पॉइंट्स हैं मेरे वो क्या हैं, ऑड पॉइंट्स हैं। तो ऑड पॉइंट्स इस तरह से 1 3 एंड 5। अब जो इवेंट बनेगा वो इवेंट इस सेट से बनेगा, क्या बना, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन इट इज नोन दैट a ऑलरेडी हैपेंड। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3 हो गई। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर गिवन a, ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a फॉर गिवन b, तो इसका मतलब है इसको जब हम नोट करेंगे तो ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a व्हेन b इज नोन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b या प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a व्हेन b इज नोन, यानी b हमें नोन है। अब उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो हमने यहाँ पे यही किया, देखे जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b में सिर्फ एक पॉइंट है, टोटल कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, कितने में से, 6 में से। तो ये 3 6, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3।
तो हमने क्या किया, इस तरह से फॉर्मूला अपना डिफाइन कर लिया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सैंपल स्पेस इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारा पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या है, फिर उस सैंपल स्पेस पे जो भी कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो वो हमारा नया सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसे इस केस में इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल स्पेस हमारा क्या था, ए था। तो या तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे या फिर इस फॉर्मूले से हम अपनी प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स इन एस। तो यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। तो ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन द एल्डर वन इज गर्ल, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द यंगर विन इज़ ऑल्सो ए गर्ल। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले हम अपना सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस जो पॉसिबल सैंपल स्पेस होगा, पॉसिबल सैंपल स्पेस होगा भाई गर्ल्स गर्ल्स, बॉयज़ बॉयज़, बॉय बॉय, गर्ल बॉय एंड बॉय गर्ल। तो ये तो हमारा पॉसिबल सैंपल स्पेस है। अब इसमें हमने अज्यूम किया है जो गर्ल, ये जो पहले हम लिख रहे हैं ये हमारा एल्डर है और जो बाद में लिख रहे हैं ये हमारा यंगर है। तो इस तरह से हमने अपना सैंपल स्पेस डिफाइन कर लिया इस क्वेश्चन में। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक कंडीशन हमें गिवन है। कंडीशन क्या है, द एल्डर वन इज़ ए गर्ल, यानी जो एल्डर वन है वो गर्ल है। तो ये एक पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये हमारा पॉसिबल है और ये फिर से हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा, इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें सिर्फ क्या होंगे, 2 आउटकम्स होंगे। हमने पहले ही क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर दी तो उस कंडीशन के बेसिस पे क्या हो गया, हमारा सैंपल स्पेस इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब जो फेवरेबल इवेंट बना जी, यानी दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए। एल्डर वन भी गर्ल है, यंगर वन भी गर्ल है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो ये 1/2 एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो इस पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट थ्योरम भी हम उस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहेंगे मौलिक क्लासेस की ऑनलाइन लेक्चर वीडियो सीरीज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। तो आप भी कोशिश करिएगा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।